हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसे हम कहेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, इस वीडियो में हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीजें हम लोग इन डेप्थ देखेंगे। आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक चार्ट जहां पर हम सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को तीन वेज या तीन पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एक है वैलिडिटी के पर्सपेक्टिव से, फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से और परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से। श्योर अबाउट दिस? तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें जल्दी से शुरू करते हैं एक एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझना, क्या उसके फीचर्स है और ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है ना। सबसे पहला हम अगर वैलिडिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो द फर्स्ट टाइप इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो भी एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में बना है वो सारी चीजें बराबर है। अगर आपको मेरा पहला पार्ट याद है तो सेक्शन 10 में जो हमारे असेंशियल्स थे फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो सारी ही चीजें यहां पर मौजूद है। जैसे टू पार्टीज होने चाहिए, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, वो बाय लॉ इलीगली अवॉइड नहीं बोला गया है, आपका इंटेंशन है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, माइनर नहीं है, मतलब जो पार्टीज हैं वो एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एंड सो फोर्थ। जो पार्ट 1 में हमने देखा कि सेक्शन 10 में जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स थे, अगर वो सारी चीजें हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड देयरफॉर इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब तो फिर ऑब्वियसली वॉइड क्या होगा? वॉइड का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी लॉ में कोई वैल्यू नहीं है, जो लॉ के तहत आप उस सामने वाले पर एनफोर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्लियर है कि कोई ना कोई एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसमें एब्सेंट होगा। तो यहां पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब आपको इसमें एक बहुत अच्छा चीज समझ में आ जाना चाहिए कि पहली बात तो हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब सबको ही मालूम है कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कब यूज होता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज होता है जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। तो आप उसके साथ आगे वॉइड कैसे लगा सकते हो? मतलब आप समझिए ये दोनों शब्द अपने आप में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक तरफ कहते हो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसी चीज जो सब बराबर है, और आप तुरंत उसके पीछे क्या लगा देते हो? पहले क्या लगा देते हो? वॉइड। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और फिर वॉइड कैसे हुआ? तो थोड़ा समझिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम तब कहेंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो गया जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो सारी चीजें परफेक्ट थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो गया है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लें, दो लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 4 दिन बाद एक बैंक्वेट हॉल चाहिए, 4 दिन बाद एक बैंक्वेट हॉल चाहिए और फॉर दैट कोई उसका फंक्शन होगा और उसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा। अब उस ओकेजन के डेट से पहले 2 दिन पहले ही अर्थक्वेक आ गया और ये पूरा का पूरा बैंक्वेट हॉल गिर गया, खत्म हो गया। अब कहना है से जो ऑब्जेक्ट था कॉन्ट्रैक्ट का वो ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अर्थक्वेक के कारण पूरा बैंक्वेट हॉल नीचे आ गया। इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो सब सही था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि ऑब्जेक्ट जो था कॉन्ट्रैक्ट का वो ही खत्म हो गया है, और इसीलिए अब हम उसे कहेंगे कि इट हैज बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? नाउ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक पार्टी या दो इससे ज्यादा के पास ऑप्शन है कि हम उसे वैलिड भी कर सकते हैं और वॉइड भी कर सकते हैं। आप समझे? एक व्यक्ति के पास पावर होता है कि वो उसे वैलिड भी कर सकता है और वॉइड भी कर सकता है। अब ये कब होता है? अगर आपने किसी का फ्री कंसेंट नहीं है फिर भी उससे जोर जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवाया, जैसे कोर्शन हमने पहले भी देखा था, आपने उसको मारकर कॉन्ट्रैक्ट किया, या आपने उसको फिजिकली नहीं मारा लेकिन मेंटली आपने उसको इन्फ्लुएंस किया है, उस पर प्रेशर डाला है, या उस पर फ्रॉड किया है, या मिस रिप्रेजेंटेशन किया है,
ये चारों चीजें में से कोई अगर एक है, तो लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर इज मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब मिस्टर बी ने ए को हार्म पहुंचाया, मारा और जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। ओके, अब किसको मारा है? मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए के हाथ में है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को वो वैलिड भी रख सकता है, मतलब मार खाने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है, या तो वो कोर्ट में जाके बता दे और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब जिसके ऊपर कोर्शन होता है, जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, जिस पर फ्रॉड हुआ है, जिस पर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, उस व्यक्ति के हाथ में है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखा जाए या वॉइड किया जाए। मिस्टर बी जिसने मारा या जिसने इन्फ्लुएंस किया या जिसने फ्रॉड किया या जिसने मिस रिप्रेजेंट किया, उसके हाथ में ये नहीं होता। अब आपका एक सवाल ये आना चाहिए, सर जिसने मार खाई है वो भला क्यों कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखेगा? वो तो जाकर ऑब्वियसली कोर्ट में बताएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट जो उससे जोर जबरदस्ती कराया गया था वो तो इसे वॉइड कर देगा। नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए एक प्राइम लोकेशन पर उसका बिल्डिंग था, ओके, और वो उधर रहता था। मिस्टर बी जो था एक बहुत बड़ा डॉन था, और मिस्टर बी एक दिन मिस्टर ए के घर पर आया और उसे फोर्सफुली कहा कि तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, तू मुझे ये बिल्डिंग बेचेगा, मैं तुझे उस बिल्डिंग के सामने 10 करोड़ रुपीस दूंगा और तू ये बिल्डिंग मुझे बेच देगा। मिस्टर ए को अपनी बिल्डिंग नहीं बेचनी थी, लेकिन फिर भी डॉन के प्रेशर में आकर कि मैं तुझे मारूंगा, तेरी फैमिली को हार्म पहुंचाऊंगा, उसने जोर जबरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब साइन करते वक्त जब मिस्टर बी ने उसको पैसे थमा दिए तो मिस्टर ए वहां से हंसता हंसता चला गया। अब डॉन जो है वो टेंशन में आ गया कि ये मार खा के भी हंस रहा है। एनीवेज वो चला गया वहां से। 2 दिन बाद गवर्नमेंट के सारे ही बुलडोजर्स जेसीबीज आए और वो सारे लोगों ने नोटिस डाला कि ये बिल्डिंग को गिराने वाले हैं, ये बिल्डिंग तो इलीगल है। मिस्टर बी को अब समझ में आया कि अच्छा 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 अच्छा, ये तो इसने मुझे ईड़ा बनाया, ये बिल्डिंग ही गलत जगह पर खड़ी थी और इसने मुझे डाल दी। तो वो डॉन मिस्टर ए के पास गया और उसने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैंसिल, मुझे नहीं बिल्डिंग चाहिए, मेरे को मेरे पैसे दो और लो। बताइए मिस्टर ए अब क्या कहेगा? क्या मिस्टर ए उसे वैलिड रख सकता है? हाँ। अब ये मिस्टर ए के हाथ में है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड किया जाए या फिर वॉइड किया जाए। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि वॉइडेबल अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो जिस पर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना चाहता है या फिर वॉइड। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब अगर बेसिकली हम लोग उसको एक तरह से समराइज कर दें कि भाई वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं यहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लॉ में 0 होती है और आप उसे एनफोर्स नहीं कर सकते, जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिस पार्टी पर यह सब हुआ है उसके हाथ में, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो इसे वैलिड भी कर सकता है, वो चाहे तो इसे वॉइड भी कर सकता है। क्लियर है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? हो सकता है लॉ में कोई चेंज आ गया हो सकता है सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज आ गया हो जो दोनों ही पार्टीज के हाथ में नहीं था। अवॉइडेबल तो तभी हो सकता है जब एक पार्टी की इच्छा नहीं थी बट फिर भी उससे आपने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करवाया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी परफॉर्म हो ही नहीं सकता, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्रीव पार्टी मतलब क्या भाई, जिस पर ये जुल्म हुआ है, अगर वो उसे अवॉइड ना करे, उसे वैलिड रखना चाहे, तो फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन। राइट्स की अगर हम बात करें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी के पास कोई राइट्स नहीं होता, लेकिन वॉइडेबल में द पार्टी जिसका कंसेंट वाज नॉट फ्री उसके पास सारे अधिकार हैं। और अधिकार क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो चाहे तो रिसाइन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, वॉइड कर सकता है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? यहां तक वॉइड और वॉइडेबल की बातें एकदम क्लियर हो गई। अब वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या? अब सबको ही मालूम है कि ऐसा एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाए जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो ऑब्वियसली वो तो वॉइड हो ही जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसी चीज है जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो पहले से ही वॉइड है, इसीलिए उसे कहते हैं वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब है कि पहले से ही उसकी वैल्यू 0 है, लॉ के नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
तो याद रखिए, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बना था, सारी चीजें सही थी, उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब इलीगल क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता। तो जैसे एक एग्रीमेंट किया गया कि चल मैं तेरे को पैसे दूंगा तो इसका मर्डर कर दे, ये तो इलीगल है और कॉमन सेंस वॉइड भी है, क्योंकि आप इसको लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो मैंने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल दिया, एक एग्रीमेंट किया आपने माइनर के साथ, ठीक है, अब वो वॉइड है क्योंकि हम माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अब ये कहेंगे कि मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी, बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखना है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स तो कंपलसरी आर वॉइड, बिकॉज उनकी कोई लॉ में वैल्यू नहीं होती। लेकिन हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, वॉइड और इलीगल में क्या दिक्कत है? वॉइड में हमेशा पनिशमेंट नहीं होती, इलीगल में पनिशमेंट है। और अगर वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, तो रूल ऐसा है कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े कोलैटरल एग्रीमेंट्स, इलीगल से जुड़े कोलैटरल एग्रीमेंट्स भी वॉइड हो जाएंगे। मतलब अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ते एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। क्लियर है? यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ए ने बी को लोन दिया 5 लाख का, क्योंकि बी को पैसे की जरूरत थी और बी ने कहा भाई मैं तुझे पैसे जल्दी दे दूंगा, मुझे अर्जेंटली लोन चाहिए। तो ए ने कहा, पूछा नहीं क्या रीजन था, बी ने कुछ रीजन दिया होगा और ए ने बी को पैसे दे दिए। अब ये ए ने बी को पैसे देना इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर बी ने कहा था कि कुछ समय बाद मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। लेकिन बी ने वो एक्चुअल में पैसे सी से खरीदे गन्स लेने के लिए, आप समझ लीजिए गन्स के लिए, ड्रग्स के लिए। अब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो इलीगल है, यस और नो? तो अब रूल कहता है, इफ ए नोज दैट बी विल बाय गन्स फ्रॉम सी फ्रॉम दिस मनी, देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए एंड बी विल ऑल्सो बिकम इलीगल। यही तो खासियत है कि अगर एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो उससे जुड़े सारे एग्रीमेंट्स भी क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली इलीगल। क्लियर है? तो अब चलिए वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट को भी बड़े ध्यान से समझते हैं। सो अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, वी नो दिस, बट एक इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड रहेगा। Void agreement is not forbidden by law, but illegal is forbidden under law. Void में आपको punishment नहीं मिलती, लेकिन illegal अगर कुछ किया है तो you are liable for punishment. कोलैटरल में अगर एक वॉइड एग्रीमेंट है तो उससे जुड़ते कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड रहेंगे। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, एक एग्रीमेंट वॉइड है तो उससे जुड़े हुए कोलैटरल एग्रीमेंट्स वैलिड रहेंगे। लेकिन अगर एक इलीगल एग्रीमेंट है तो उससे जुड़े जितने भी दूसरे एग्रीमेंट्स है वो भी ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएंगे। ये एक मेजर डिस्टिंग्विश पॉइंट है वॉइड और इलीगल शब्द में। ऑब्वियसली पनिशमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, जहां पर वॉइड में पनिशमेंट नहीं मिलती, कंपल्सरी नहीं है, इलीगल में पनिशमेंट है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अनएनफोर्सेबल। नाउ अनएनफोर्सेबल का मतलब है सारी चीजें सही है, सारी चीजें बराबर है, सिर्फ कुछ टेक्निकल इशू है, जैसे हम कहते हैं टेक्निकल डिफेक्ट। जैसे चेक पर 3 लोग, 3 पार्टनर्स की साइन चाहिए थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक ने ही साइन किया। अब 2 ने साइन नहीं किया ना, तो वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जब तक वो तीनों साइन नहीं करते, ये कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स नहीं कर सकते। तो हम अनएनफोर्सेबल कब यूज करते हैं? जब ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, सेक्शन 10 के असेंशियल एलिमेंट्स भी उसके अंदर है, दिक्कत कोई नहीं है, सारी चीजें है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, बट टेक्निकल डिफॉल्ट है। जैसे 2-3 लोगों की साइन चाहिए थी, एक नहीं की, या ये एग्रीमेंट को एक्चुअली 500 रुपीज के स्टैंप या बॉन्ड पेपर पे बनाना चाहिए था, आपने प्लेन पेपर पे करा, या वो एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, एंड सो फोर्थ। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो उसे हम कहेंगे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं, लेकिन जब तक आप वो टेक्निकल डिफेक्ट को, टेक्निकल एरर को रेक्टिफाई नहीं कर लेते, तब तक दोनों ही पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट पर एक दूसरे को सू नहीं कर सकती। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब बनने के हिसाब से तो सबसे पहला है एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, एक तो आप ओरली बाय वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो,
या तो फिर राइटिंग में भी किया जा सकता है। रूल कहता है इफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। मतलब अगर आपने किसी को बोलकर ओरली किया है या राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर हम मान लेंगे कि इट्स अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल यहां पे दिया है, ए बी को फोन पर कहता है कि आई ऑफर टू सेल माई हाउस फॉर 2 lakhs और बी ने रिप्लाई में तुरंत फोन पर ही कह दिया आई एक्सेप्ट, तो इसे हम कहेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि यहां पर ओरली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इंप्लाइड का मतलब क्या है भाई? बाय लॉ इंप्लाइड है, मतलब आप ना बोल रहे हो ना आप लिख कर रहे हो, आपकी एक्शन बताती है। सो वेर अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीन आस्क्ड बाय ए और ए भी उसे करने देता है, तो इट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि कूली को जब वो सामान वो स्टेशन के बाहर टैक्सी में रख देगा तो ए उसको पे करेगा। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि सीटर रिक्शा होती है, लेट अस से फॉर एग्जांपल जो लोग रूरल एरिया से आना चाहते हैं, देयर इज अ सीटर रिक्शा कॉन्सेप्ट जहां पर आप कंसिडर रोड पे चल रहे हो तो देयर इज ऑटो और अ रिक्शा विच कम्स बिसाइड यू एंड टेल यू कि भाई कहीं जाना है, या वो सिर्फ रुकता है और आप बैठ जाते हो रिक्शा में। अब इसका मतलब ये क्या है कि जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे तो आप उसको उसके सर्विस के पैसे दोगे। तो इम्प्लाइड का मतलब ना आपने बोला ना आपने लिख कर किया, बट आपकी एक्शन बता रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है? इसे हम कहेंगे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लें, हम लोग ऑक्शन देखते हैं, राइट? अब जब ऑक्शन हम देखते हैं और जब हैमर 3 बार गिरता है तो हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में क्या आता है? सोल्ड। मतलब ये क्लियर है कि जो हम एक्शन देख रहे हैं, जो वो कंडक्ट है, जो बिहेवियर है, उसे देखकर अगर हम कुछ इंटरप्रेट कर लें बिना कुछ बोले बिना कुछ लिखे तो हम उसे कहेंगे tacit contracts. Sure about this? So it is not a separate form of contract and actually it is a part of implied contract only. Because implied contract का भी मतलब क्या है? ना बोला ना लिखकर किया, एक्शन से किया। tacit contract का भी मतलब क्या है? by your behavior, by your conduct. So बहुत बार tacit और implied सिनोनिमली भी यूज होता है, लेकिन यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि कोई एक ट्रेडिशन चल रहा है या कस्टम्स है या यूसेज है जहां पर कोई पर्टिकुलर चीज जब करता है कोई, तो उसको हम इन्फर कर सकते हैं, उसके कंडक्ट ऑफ पार्टीज से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। टेसिट का ऐसा मतलब है साइलेंस। ओके, तो उसके बिहेवियर को इंटरप्रेट करना और फिर समझना कि वो बोलना क्या चाह रहा है, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं कि आपके लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग में रहते हो और आपके सामने, आप 4th फ्लोर पे रहते हो, आपके सामने एक नेबर है। अब उसको एक उसका लेटर आया था, तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कुरियर वाला या पोस्ट ऑफिस जो पर्सन होता है, आता है पोस्टमैन, वो हमारा बेल बजाकर उसने कहा कि ये दरवाजा लॉक है, शायद ये बाहर गए आपके नेबर्स, क्या आप इनका लेटर दे दोगे? हमने कहा ठीक है। अब मुझे बताइए, हमारे और हमारे नेबर का कोई ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि हमें उसको लेटर देना है, लेकिन हमें मालूम है कि अगर कोई चीज हमारे पास आई है या भूल कर रखी गई है तो हमें उसको वो चीज लौटानी है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर लेट अस से फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे इन्वाइट किया और मैं आपके घर पे आता हूं और जब मैं चला गया तो मेरा मोबाइल आपके घर ही पे ही रह गया, या मेरा कोई की या मेरा किचन आपके घर पे रह गया। अब हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है गाइस, बट नाउ इट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन योर साइड कि यू रिटर्न दैट थिंग टू मी। तो जैसे हम लोग बहुत बार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी कहते हैं राइट ऑफ फाइंडर, it is a part of quasi contract. So it is a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. जैसे मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल्स दिए। क्लियर है? ई कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा आप वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ही कॉन्ट्रैक्ट कर लें, इसे हम कहेंगे ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आजकल बहुत ज्यादा इन चल रहे हैं, इसे हम लोग नॉर्मली ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स या साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं, जो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आजकल हम इंश्योरेंस पॉलिसीज, टर्म प्लान सब ऑनलाइन ही परचेज करते हैं, ऑनलाइन ही वो सारी चीजें, हमारा वॉइस रिकॉर्ड करता है, ऑनलाइन ही हम लोग फॉर्म फिल करते हैं और वो सॉफ्ट कॉपी, जैसे हमारा एक शेयर्स का डीमैट अकाउंट होता है, ठीक उसी तरह से हमारा इंश्योरेंस का भी आजकल एक अकाउंट होता है, ईआई अकाउंट कहते हैं उसे।
उसमें डाल दिया जाता है। श्योर अबाउट दिस। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पर अब हम देखेंगे तो क्या है, द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और अ फॉरबिडेंस। when the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is executed contract। एकदम इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोल दूं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है और अगर दोनों ही पार्टीज ने अपने राइट्स अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दी है तो हम उसे कहेंगे इट्स अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सो जैसे व्हेन अ ग्रोसर सेल्स अ शुगर ऑन कैश पेमेंट, इट इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने आपको शुगर बेच दी, आपने उसको पैसे दे दिए, आपका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। तो रूल ये कहता है जब दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो और दोनों लोगों का जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में काम था वो पूरा हो गया हो तो हम उसको कहेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। So, because both the parties have done what they were supposed to do under the contract, इसे हम कहेंगे executed contract। अब executory contract का मतलब क्या है, आप समझ ही गए होंगे। executed का मतलब दोनों पार्टीज ने अपना काम कर लिया है। executory का मतलब क्या है, executory is exactly the opposite। मतलब क्या, यहां पर दोनों का पूरा काम नहीं हुआ है, इसीलिए हम यहां पर उसको दो पार्ट पर डिवाइड कर सकते हैं कि एक है यूनिलैटरल और एक है बायलैटरल। जैसे एग्जाम्पल, वेयर जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एंड एच इन कंसिडरेशन प्रॉमिस टू पे 1,000 रुपीज पर मंथ, द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज इट इज येट टू बी कैरिड आउट। अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं अगले महीने आप मुझे अब कोचिंग देंगे और उसने बोला है कि मैं अगले महीने आपको 1,000 रुपीज पर मंथ दूंगा। अब ना आपने मुझे कोचिंग प्रोवाइड की है ना मैंने आपको पैसा दिया है, तो हम इसे एग्जीक्यूटेड नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। अब एग्जीक्यूटरी में यूनिलैटरल और बायलैटरल हो सकता है। यूनिलैटरल का मतलब है एक पार्टी ने अपना काम कर दिया है, दूसरी पार्टी का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। यहां पर आप देख सकते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे एक पार्टी ने अपना ड्यूटी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया है, अदर पार्टी का ऑब्लिगेशन अभी भी पेंडिंग है। सो एम एडवर्टाइजेस पेमेंट of award of 5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. Now, as soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B ने तो अपना काम कर दिया है, अब M को उसको पैसे अभी भी देना बाकी है, तो हम उसे कहेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको एक और एक एग्जांपल दे दूं, जब हम रेल या ट्रेन की टिकट निकालते हैं तो हमने हमारे पैसे दे दिए, हमने हमारी बुकिंग कर दी, तो इसे हम कहेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज हमारा और रेलवे का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वील पे यू फॉर द सर्विसेज एंड यू विल हेल्प अस रीच फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। तो जबकि मैंने पैसे दे दिए हैं लेकिन अभी तक टिकट मेरी परसों की है, तो अभी तक रेलवे ने अपना पार्ट नहीं निभाया, अभी तक रेलवे के पार्ट पर उनका ऑब्लिगेशन पेंडिंग है टू टेक मी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो इसे हम कहेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है दोनों ही पार्टीज का काम अभी पेंडिंग है, सो वेयर ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। सो ए प्रॉमिस करता है कि मैं एक प्लॉट ऑफ लैंड तुझे 1 लाख में बेचूंगा, बट 25,000 अभी देता हूं और प्रॉमिस करता हूं कि बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीक दूंगा। ऑन द अदर हैंड ए ने भी पोजीशन दिया और प्रॉमिस कहा कि हम जो सेल डीड है वो पूरा अमाउंट बनाने देने मिलने जाने के बाद ही बनाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए के पार्ट पे भी कुछ बाकी है, बी के पार्ट पे भी कुछ बाकी है, दोनों के पार्ट पर पूरा तरह से कुछ खत्म नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसीलिए कहते हैं कि देयर इज टू थिंग्स, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों का काम हो गया है, एग्जीक्यूटरी का मतलब ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। एग्जीक्यूटरी में देयर आर टू थिंग्स, यूनिलैटरल, बायलैटरल। यूनिलैटरल में एक ने अपना पूरा काम कर लिया है, दूसरे का बाकी है। बायलैटरल में दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन है वो पेंडिंग है, दोनों का भी नहीं हुआ है। श्योर अबाउट दिस, पक्का। तो यहां पर हमारे सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आई होप आपको हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया। आशा करता हूं कि अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एज हमने सीए फाउंडेशन, सीएस और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। श्योर अबाउट दिस, सो अच्छी तरह से पढ़िए, मेक श्योर यू गिव योर एग्जाम्स वेरी नाइसली एंड पास विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।